नमस्कार। आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ लेख, शोध पत्र और नोट्स भी। हमारा मकसद है इन सब में से अहम जानकारी और विचारों को फटाफट समझना। आज हम वैश्विक शिपिंग के भविष्य से लेकर आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कानूनी पेचों तक और भारत की नई योजनाओं से लेकर कुछ ऐतिहासिक बातों तक कई विषयों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये अलग-अलग स्रोत मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। मतलब कैसे वैश्विक रुझान भारत पर असर डाल रहे हैं और कैसे भारत इन बदलावों के बीच अपनी भूमिका, अपनी जगह बना रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वैश्विक शिपिंग से। ये उद्योग दुनिया के करीब 3% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। काफी ज्यादा है ये। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO उसने 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। तो भारत के लिए इसमें ग्रीन फ्यूल सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक बड़ा मौका दिख रहा है ना? हाँ, मौका तो है, बिल्कुल है। भारत ने MBM फ्रेमवर्क मतलब मार्केट बेस्ड मेजर पर भी जोर दिया है उत्सर्जन कम करने के लिए। लेकिन देखिए, राह उतनी आसान नहीं है। ग्रीन मिथेनॉल या ग्रीन अमोनिया जैसे ईंधन तो विकल्प हैं, पर इनकी लागत पारंपरिक ईंधन वो जो VLSFO होता है उससे बहुत ज्यादा है। मतलब VLSFO करीब $560 प्रति टन है, तो ग्रीन मेथनॉल $1950 तक जा सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और लागत के अलावा इन नए ईंधनों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बंदरगाहों पर स्टोरेज, सप्लाई चेन ये सब बनाना होगा। भारत का जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो इसमें जरूर मदद कर सकता है। सौर ऊर्जा क्षमता भी है हमारे पास। वैसे पर्यावरण की बात चल रही है तो एक और चिंताजनक रिपोर्ट आई है CWC की, केंद्रीय जल आयोग की। अच्छा, किस बारे में? हिमालय की ग्लेशियर झीलों को लेकर रिपोर्ट कह रही है कि कुछ झीलें फैल रही हैं जिससे GLOF मतलब ग्लेशियर झील फटने से अचानक बाढ़ आने का खतरा वो बढ़ सकता है। ये गंभीर बात है। और इसी पर्यावरण से जुड़ा एक और कदम है रणथंबोर टाइगर रिजर्व के पास, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है। वहां वन्य जीवों के लिए खास एनिमल ओवरपास बनाए जा रहे हैं, शायद भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर। हाँ, ये अच्छी पहल है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो पर्यावरण की इन चिंताओं और कोशिशों के साथ साथ एक और क्षेत्र है जो बहुत तेजी से बदल रहा है, वो है तकनीक। खासकर ये जो जनरेटिव AI है और कॉपीराइट का मुद्दा। AI मॉडल्स को ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है और अक्सर उसमें कॉपीराइट वाली सामग्री भी होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या AI जो कंटेंट बना रहा है वो कॉपीराइट का उल्लंघन है? देखिए, ये इस समय का शायद सबसे पेचीदा कानूनी और नैतिक सवाल है। यहाँ पर फेयर यूज या ट्रांसफॉर्मेटिव यूज का सिद्धांत आता है। मतलब क्या AI उस डेटा का इस्तेमाल कुछ एकदम नया, कुछ अलग बनाने के लिए कर रहा है या सिर्फ कह सकते हैं नकल कर रहा है। भारत का जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, वो फिलहाल किसी मशीन को लेखक का दर्जा नहीं देता। अच्छा, तो मतलब AI खुद से कुछ बनाए तो उसे कॉपीराइट नहीं मिलेगा? सीधे तौर पर नहीं। जब तक उसमें इंसान का महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान न हो तब तक मुश्किल है। हाँ, एक्ट का सेक्शन 52 कुछ छूट देता है, जैसे रिसर्च या निजी इस्तेमाल के लिए। लेकिन AI ट्रेनिंग उसमें आती है या नहीं, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अमेरिका में तो मानव रचनात्मकता पर बहुत जोर है, जबकि चीन में हाल में एक कोर्ट ने AI से बनी तस्वीर को कॉपीराइट दिया, पर वहां भी इंसानी इनपुट था। तो मतलब कलाकारों, लेखकों के लिए अभी काफी अनिश्चितता बनी हुई है इस मामले में। वैसे तकनीक के और भी पहलू हैं, जैसे IIT कानपुर ने GPR तकनीक से हरियाणा में पुराने बौद्ध स्तूप खोजे हैं। हाँ, ग्राउंड पेनिक्लेटिंग रडार, ये बिना खुदाई के पता लगाने में मदद करता है। और उधर ब्रिटेन में MRT तकनीक से मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट से 3 पेरेंट बेबी का जन्म हुआ है। ये कुछ आनुवांशिक बीमारियों के इलाज में एक नई उम्मीद है। तकनीक तो वाकई कमाल कर रही है। अच्छा, अब जरा भारत में नीति और शासन की तरफ देखें। हाल में 4 नए सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन और C सदानंदन मास्टर। हाँ, और ये मनोनयन संविधान के तहत राष्ट्रपति करते हैं उन लोगों का जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष योगदान रखते हों। ये सदन में विशेषज्ञता लाता है। सही कहा। और जमीनी स्तर की बात करें तो कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY
को मंजूरी दी है। ये खास तौर पर उन 100 जिलों पर ध्यान देगी जहां खेती में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। और गुजरात में भी एक अहम पहल हुई है, पहली जनजातीय जीनोम परियोजना। इसका मकसद है आदिवासी समुदायों में जो आनुवांशिक बीमारियां हैं उनको बेहतर ढंग से समझना और समाधान खोजना। ये तो अच्छी बात है, लेकिन नीतियों को लेकर कुछ टकराव भी सुनने में आया, शायद छत्तीसगढ़ से। हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक निर्देश जारी किया था जिसमें उसने खुद को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों यानी CFRR के लिए नोडल एजेंसी बना दिया था। इसे वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 की मूल भावना के खिलाफ माना गया, क्योंकि FRA का असली मकसद तो ग्राम सभाओं को सशक्त करना है। तो काफी विरोध के बाद विभाग ने वो निर्देश वापस ले लिया। अच्छा, तो मतलब ग्राम सभा के अधिकार बहाल रहे। हाँ, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि पुनर्वास का अधिकार अपने आप में मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि कानून के तहत उचित मुआवजा मिलना सुनिश्चित है। ठीक है। और डिजिटल इंडिया की बात करें तो? हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC हैं, गांव-गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इनकी संख्या अब 5.5 लाख से भी ज्यादा हो गई है। ये तो काफी बड़ा नेटवर्क है। और शिक्षा में भी एक बड़ी खबर है। जी, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी वो UGC के नए नियमों के तहत भारत में अपना कैंपस खोलने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बन गई है। अच्छा, ये तो उच्च शिक्षा के लिए एक नया अध्याय है। इन सब नई चीजों के बीच चलिए जरा इतिहास को भी याद कर लें। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी के कामराज जी की जयंती मनाई गई। उन्हें स्कूलों में मिड डे मील योजना शुरू करने का श्रेय जाता है। बिल्कुल, कामराज प्लान भी काफी मशहूर हुआ था। और साथ ही मणिपुर के एक और स्वतंत्रता सेनानी हेमन नीलमणि सिंह जी को भी याद किया गया। वो INA से जुड़े थे और आज़ादी के बाद उन्होंने मणिपुर में शिक्षा और भाषा के विकास के लिए बहुत काम किया। ये हमें याद दिलाता है कि आज की जो नीतियां हैं, संघर्ष है, वो भी कल का इतिहास बनेंगे। सही कहा। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या मुख्य बातें उभर कर आ रही हैं? एक तरफ तो दुनिया भर के दबाव हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, जो स्थानीय स्तर पर एक्शन लेने को मजबूर कर रहे हैं, जैसे हमने शिपिंग में देखा। दूसरी तरफ AI और जेनेटिक तकनीक जैसी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो मौके भी ला रही हैं और नई चुनौतियां भी खड़ी कर रही हैं। और हमारी जो नीतियां हैं वो लगातार इन बदलावों के साथ कह सकते हैं कदम मिलाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल सही। और इन सब जानकारियों को देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आता है, शायद सोचने के लिए एक बिंदु, कि जैसे जैसे ये तकनीक और वैश्विक मुद्दे और ज़्यादा जटिल और पेचीदा होते जा रहे हैं, तो क्या स्थानीय समुदायों और पारंपरिक ज्ञान को ताकत देना, जैसा कि हमने वन अधिकार अधिनियम में ग्राम सभाओं के मामले में देखा, क्या ये भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का ज़्यादा टिकाऊ, ज़्यादा स्थायी तरीका हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात